हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए आज के करंट अफेयर लेके आया हूँ। आज है 14 मई। 14 मई की जितनी भी करंट अफेयर्स होंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसका पीडीएफ जैसा कि मैं हर दिन आपको देता हूँ, इसका पीडीएफ आप ज्ञानकोश नाम से फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि केयर रेटिंग्स, एक रेटिंग एजेंसी है, केयर रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया। भारत की जीडीपी का जो करंट वित्त वर्ष चल रहा है 2020 2021-22, इस 21-22 वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया। तो कितना अनुमान है, आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है। यहां से जो केयर रेटिंग्स ने जो अनुमान लगाया है वो कितना लगाया है, 9.2% वृद्धि का। देखिएगा 9.2% वृद्धि का अनुमान लगाया। लेकिन अगर केयर रेटिंग्स की बात करें तो मैंने जब आपको अप्रैल में पढ़ाया था तो केयर रेटिंग्स ने ही भारत की जीडीपी का जो प्रतिशत बताया था, वृद्धि दर बताया था, वो 10.2 था। लेकिन कोरोना वायरस के कारण, कोरोना वायरस दोबारा से दूसरी लहर के तौर पर भारत में दोबारा से फैल गया है। इसी कारण से अब जो केयर रेटिंग्स है उसने 10.2 से कम करके 1% की कमी करते हुए अब कर दिया है 9.2% की वृद्धि का। तो ये तो थी जानकारियां पहले प्रश्न से। लेकिन केवल इतनी सी जानकारियां नहीं रहेगी, बल्कि मैं आपको आज 3-4 और रेटिंग्स की एजेंसी से बताऊंगा कि जीडीपी का कितना अनुमान लगाया गया है। तो इसके बाद में इस प्रश्न के आगे चलते हैं। देखिएगा 9.2% वृद्धि का अनुमान लगाया है केयर रेटिंग्स ने। अगर अप्रैल 2021 की बात करी जाए तो मैंने आपको पहले बताया था कि अप्रैल 2021 में जो अनुमान लगाया था वो 10.2% वृद्धि का था। ये कमी क्यों आई? ये कमी आई है कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण। उसके बाद देखिएगा कि केयर रेटिंग्स की अगर हम बात करें तो केयर रेटिंग्स की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। केयर रेटिंग्स की जो स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में हुई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इसका मुख्यालय कहां पे है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो अजय महाजन जो है वे केयर रेटिंग्स के वर्तमान में एमडी और सीईओ है। तो ये जानकारी आपको पहले प्रश्न से मिली। लेकिन कुछ और भी जीडीपी का अनुमान लगाने वाले रेटिंग एजेंसी है, उनका भी देख लीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले तो आप देखिएगा जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो जीडीपी की फुल फॉर्म है। अब बात करेंगे, देखिएगा कि केयर रेटिंग्स के बाद एचडीएफसी बैंक ने जो अनुमान लगाया है वो 10% वृद्धि का है। लेकिन इससे पहले ही कितना था? इससे पहले था ये 11.5% वृद्धि का। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र ने जो अनुमान लगाया है वो है 10.1% वृद्धि का। मूडीज ने, जो इंटरनेशनल एजेंसी है, मूडीज ने वृद्धि दर लगाया है 9.3% वृद्धि, 9.3% वृद्धि। लेकिन ये पहले अनुमान कितना था? पहले अनुमान था ये 13.7% वृद्धि का। और अंत में आते हैं नोमुरा ने 12.6% वृद्धि से घटा करके अब कितना लगा दिया है? 10.8% वृद्धि का। तो इस प्रकार से आपको केवल केयर रेटिंग्स ही नहीं बल्कि केयर रेटिंग्स के अलावा 4 एचडीएफसी बैंक, संयुक्त राष्ट्र, मूडीज और नोमुरा, इन 4 रेटिंग एजेंसी के द्वारा बताई गई जीडीपी का अनुमान भी आपको ज्ञात होता है। तो ये थी जानकारी पहले प्रश्न से। उसके बाद आपके स्क्रीन पे है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि इजराइल ने किस स्थान पर हवाई हमले किए हैं? इजराइल देश ने किस स्थान पर हवाई हमले किए हैं? तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है कि इजराइल जो देश है इसने कौन से स्थान पर अब हवाई हमले किए हैं। तो ये जो हवाई हमले किए गए हैं ये किए गए हैं गाजा। मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका यहां से राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी गाजा पर अब हवाई हमले किए हैं। और ऐसा कहा गया है कि 2014 के बाद से पहली बार इतने ज्यादा, लगातार 100 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं। क्या है जानकारियां, पूरी बात करते हैं। देखिएगा कि गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में इजराइल ने हवाई हमले किए हैं। 2014 के बाद से गाजा पर सबसे तेजी से किए गए हमले 2014 के बाद से, मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए
गाजा और इजराइल जो है इनके बीच में तो पहले ही विवाद चल रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुस्लिम इलाका है और वो अपना प्रशासन चाहते हैं, वो अपना विस्तार चाहते हैं, इसी कारण से पुराने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उस समय से ही इन दोनों देशों के बीच में, फिलीपींस और इजराइल के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो इसी बात के कारण बीच में आगे ये आपके सामने आता है। और इससे पहले हमास ने इजराइल की ओर रॉकेट दागे। देखिएगा, अब तो इजराइल ने गाजा पे हवाई हमले दाग दिए, लेकिन गाजा के जो क्षेत्र संगठन है हमास जो क्षेत्र संगठन है, इस हमास ने इससे पहले इजराइल पर हवाई हमले किए थे। उसके जवाब में इजराइल ने दोबारा गाजा पर कर दिए। तो ठीक है, ये बात देखिएगा। अब इजराइल के बारे में, इसके हमास क्या है, हमास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा थोड़ा सा इजराइल के बारे में पढ़ लीजिएगा। इजराइल की राजधानी कहां है? यरूशलेम। यरूशलेम के बाद में बात करते हैं, मुद्रा कौन सी है? तो इजरायली शेकेल। और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वे पीएम है, प्रधानमंत्री है कहां के? इजराइल के। तो ये तो जानकारी हमने इजराइल के बारे में पढ़ ली है। अब इजराइल समाप्त होने के बाद में हमने कहा था कि हमास के बारे में पढ़ेंगे। हमास क्या है? तो देखिएगा, हमास क्या है? हमास जो है ये फिलिस्तानी एक सुन्नी मुसलमानों का संगठन है। फिलिस्तान, मैंने पहले बताया था, फिलिस्तान और दूसरा जो आपका इजराइल था, इनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोनों से ही युद्ध चल रहा था। वो फिलीपींस नहीं था, गलती से हुआ था, फिलिस्तान है। इन दोनों के बीच में फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से युद्ध चल रहा था। अब देखिएगा, ये जो हमास है, ये हमास एक सशस्त्र संस्था है, एक सशस्त्र संस्था है जो कि फिलिस्तानी राष्ट्रीय प्राधिकरण की प्रमुख पार्टी है। उसके बाद में देख लीजिएगा कि इसके गठन की अगर बात करें तो 1987 में 1987 में हमास का गठन हुआ था और मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर के इसका हमास का गठन किया था। उसके बाद में बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य एम है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इजराइल प्रशासन के स्थान पर, इजराइल देश के प्रशासन नहीं बल्कि इजराइल प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना, इजराइल के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना ही हमास संस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। उसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मतलब सीएमडी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो कि अब बीपीसीएल के नए सीएमडी बने हैं। तो कौन बने हैं? यहां से देखिएगा अरुण कुमार सिंह जो है वो आपका आंसर यहां से एकदम सटीक रहेगा। यहां से आपका आंसर जो है वो एकदम सही रहेगा। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। लेकिन ये बाकी बचे हुए 3 कौन है? ये बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन कौन है? तो यहां से जानकारी और पढ़ लीजिएगा कि अगर हम बात करें मुखमीत एस भाटिया की, तो वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कौन है? महानिदेशक है। उसके बाद में देखिएगा सुशील चंद्रा कौन है? वे देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वे हैं अब सुशील चंद्रा। और अगर हम पूनम गुप्ता की बात करें तो एनसीएईआर की पहली महिला महानिदेशक है। तो यहां से जानकारी मिली ऑप्शन की। उसके बाद में आइए आप प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न लिखा है कि बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके सीएमडी कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। वर्तमान में किस पद पर थे? तो वे वर्तमान में ही इस बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ही विपणन क्षेत्र के कौन थे? निदेशक थे। लेकिन अब उन्हें निदेशक के पद से पदोन्नत करके सीएमडी बना दिया गया है। उसके बाद में बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 2 प्रश्न अभी रहते हैं। यहां से हमने सीएमडी तो पढ़ ली है। सीएमडी कौन है? सीएमडी बने अरुण कुमार सिंह। अब देखिएगा स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो ये जानकारी आपको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से भी मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा प्रश्न था वो आपका समाप्त होता है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या है कि हर
हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? अब ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो हर घर जल वाला बना है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आप लोग देखिएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश। राज्य की बात नहीं, हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आप लोग देख लीजिएगा कि पुदुचेरी आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो पुदुचेरी जो है वो ऐसा अब केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने कि अब हर घर जल का मतलब ये है कि जितने भी घर है वहां पर, गांव हो चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सभी घरों में नल का पानी जो है उसकी सुविधा प्रदान कर दी गई है। तो ये हर घर जल का मतलब है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हर घर जल का मतलब है कि प्रत्येक घर में नल के द्वारा पानी पहुंचा दिया गया है, ये हर घर जल का मतलब है। उसके बाद देखिएगा कि ये जो हर घर जल पहुंचाया गया है ये किस मिशन के तहत पहुंचाया गया? तो ये मिशन के तहत जल जीवन मिशन के तहत ये कार्य किया गया और केंद्र शासित प्रदेश में अब 100% पाइप जल कनेक्शन की सुविधा प्रदान कर दी गई है। अब देखिएगा इससे पहले, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई भारत देश का पहला ही ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। पहला राज्य कौन बना था? प्रश्न है आपके लिए कि पहला राज्य ऐसा कौन सा बना था जो कि हर घर जल का भारत देश का पहला राज्य या भारत देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश हो? तो ऐसा सबसे पहला बना था गोवा, और ये अब बना है पुदुचेरी। लेकिन पुदुचेरी से पहले गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये हर घर जल, हर एक घर में जल, वो भी नल के द्वारा पहुंचा दिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं कि पानी की आपूर्ति करने वाला पुदुचेरी जो है वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित, राज्य नहीं, राज्य या केंद्र शासित, देखिए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात कर रहे हैं हम। तो कुल मिलाकर के ये कौन से नंबर का रहा है? चौथे नंबर का रहा है। और अभी मैंने कल आपसे बताया भी होगा कि पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी जो है वे वर्तमान में पुदुचेरी के कौन है मुख्यमंत्री है। तो जानकारी मिली आपको, लेकिन थोड़ी सी जानकारी और देख लीजिएगा। जल जीवन मिशन के बारे में तो अभी पढ़ा नहीं हमने, उसके बारे में भी जानकारियां पढ़ेंगे। लेकिन एक बात और देख लीजिएगा कि हमने पढ़ा कि 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कि हर घर जल की सुविधा प्रदान कर दी गई है। लेकिन ऐसे भी कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर ये जो काम है ये 75% 3/4 काम जो है वो हो चुका है। कहां पर? ये पंजाब में हो चुका, दादरा नगर हवेली में हो चुका, दमन और दीव में हो चुका है। तो ये 75% काम यहां पर हो चुका है। पूरा काम कहां हुआ? 75% कहां हुआ ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे हम जल जीवन मिशन पर। जल जीवन मिशन क्या है? तो यहां से देखिएगा कि जल जीवन मिशन जो है ये केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है, केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है या केंद्र सरकार द्वारा एक योजना है, एक पहल है। अब इसकी शुरुआत, इसकी घोषणा कब करी गई थी? अगस्त 2009 में, 2 साल पहले अगस्त 2009 में इस कार्यक्रम की घोषणा करी गई थी, जिसका उद्देश्य ये था कि आगामी 5 वर्षों में यानी कि 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में, शहरी घरों में तो है ही, लेकिन भारत देश के, हिंदुस्तान के सभी प्रत्येक ग्रामीण घर तक पानी के कनेक्शन की उपलब्धता प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको बताई गई है जल जीवन मिशन के बारे में। प्रश्न जानकारियां मिली होंगी आपको, तो ये सारी जानकारियां मैंने बताई। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है कि अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा बनेगा? कौन सा अभी बना नहीं है, क्योंकि 15 तारीख से इसका कार्य जो है वो शुरू किए, अपनी योजना या अपना शुभारंभ जो है यात्रा का वो करेगा। तो ऐसा कौन सा बनेगा जो कि अटलांटिक जो है इसको पार करने वाला दुनिया का पहला पोत बनेगा? तो ये मानव रहित पोत, जिसमें कि मानव है ही नहीं, ऐसा कौन सा पोत बनेगा? तो आपको जरा सा अगर थोड़ा पिछले 10-12 दिन की वीडियो याद हो तो मैंने बताया भी था कि एक ऐसा पोत बनाया गया है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है। सौर ऊर्जा पर जो पूरी तरह से आधारित है। अक्षय सौर ऊर्जा का ये एक और नाम क्या है? अक्षय ऊर्जा। सौर ऊर्जा को ही हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। समझ में आई ना बात?
अब यहां से देखिएगा, इसका नाम क्या था, इसका नाम था मेफ्लावर 400, मेफ्लावर 400 जो है वो इसका पूरा नाम था। तो जानकारी मिली, लेकिन 3 और है, ये तीनों भारत के हैं, मैंने जानबूझ के तीनों लिखे थे, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विराट, ये तीनों तो भारतीय हैं। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इनको लिखा था। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें आईएनएस अरिहंत की, तो इसकी सेवाएं कब शुरू हुई थी? अगस्त 2016 में भारत की पहली पनडुब्बी थी, पता होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कब लॉन्च किया गया, मैंने ये कहा कि इसकी सेवाएं शुरू हुई थी अगस्त 2016 में। उसके बाद है आईएनएस विक्रमादित्य, कब लॉन्च हुआ था? ये सबसे पहले 17 अप्रैल 1982 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये सोवियत संघ का विमान वाहक पोत था। अब इसके बारे में बात करें, उस समय इसका नाम क्या था? जब 1982 में हुआ था तो उस समय इसका नाम क्या था? तो उस समय इसका नाम था एडमिरल गोर्शकोव, एडमिरल गोर्शकोव नाम था। लेकिन ये भारतीय नौसेना में जब शामिल हुआ तो किस नाम से हुआ? आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से भारत में शामिल हुआ भारतीय नौसेना में। और 16 नवंबर 2013 में ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। जानकारियां मिली आपको पूरी। उसके बाद देखिएगा, अगला है आईएनएस विराट। 1987 में ब्रिटिश नेवी ने भारत को सौंपा था, 1987 में ब्रिटिश नेवी ने भारत को यह सौंपा था। मतलब कि विक्रमादित्य से भी पुराना कौन सा है? आईएनएस विराट है। विराट जो है ये विक्रमादित्य से भी पुराना है। तो ये जानकारी आपको मिली। उसके बाद में थोड़ी जानकारी इस प्रश्न की ओर देख लीजिएगा। देखिएगा कि मेफ्लावर 400 जो है ये अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत बनेगा। उसके बाद में बात करेंगे इसे किसने विकसित किया है? तो आईबीएम ने विकसित किया है, लेकिन किसके सहयोग से? समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर, समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर के द्वारा इसे विकसित किया गया है, बनाया गया है, निर्मित किया गया है। 15 मई 2021 को, 15 मई 2021 को ये ट्रांस अटलांटिक यात्रा शुरू करने वाला है। ट्रांस अटलांटिक यात्रा कब शुरू करेगा? 15 मई 2021 को। उसके बाद में इसका उद्देश्य देख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो जलीय स्तनधारी हैं, जल में जो रहने वाले स्तनधारी हैं, उन पर नजर रखना। जो समुद्र में जितना भी कचरा होता है उस पर नजर रखना। जितने भी प्लास्टिक जो कि प्रदूषण करता है, जो कि समुद्र में भी प्रदूषित करता है, उस पर नजर रखना। ये सारे किसके उद्देश्य हैं? ये सारे उद्देश्य है मेफ्लावर 400 के उद्देश्य है। समझ में आई ना बात? इतनी सी बात ही मैं आपको बता रहा था। इसकी लंबाई की बात करें तो 15 मीटर लंबाई है इसकी, 9 टन का जहाज है, 9 टन वजन का जहाज है। और पूरी तरह से ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, उसके ऊपर के भाग पर पूरी तरह से सोलर पैनल लगे हुए हैं। और ये केवल और केवल सौर ऊर्जा से ही संचालित होने वाला युद्ध पोत है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मिली यहां से। अब देखिएगा, अब आईबीएम बीच में कहां से आया? आईबीएम ये अभी तो बताया ना, मेफ्लावर 400, इसको निर्मित किसने किया है? इसको निर्मित करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो है आईबीएम का। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो आईबीएम की फुल फॉर्म है। अगर हम इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की बात करें तो कौन है? वे हैं अरविंद कृष्ण। अरविंद कृष्णा जो है वे इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आर्मोंक, जो कि अमेरिका में है। और इसकी स्थापना 16 जून 1911 में हुई थी। 16 जून 1911 में इसकी स्थापना करी गई थी। समझ में आ रही है ना बात? तो ये जानकारी आपको इस 5वें प्रश्न से मिलती है। अब जैसे ही 5 प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं, फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं आज का एक प्रश्न। तो आज का प्रश्न कौन सा है? देखिएगा, आज का प्रश्न क्या है? तो आज का प्रश्न आप लोगों के सामने है कि तमिलनाडु के महाअधिवक्ता कौन बने हैं? तमिलनाडु राज्य के महाअधिवक्ता कौन बने हैं? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। यहां से जो भी आपका सटीक आंसर रहेगा, जो भी ऑप्शन आपका सटीक रहेगा वो आपने कमेंट करके बताना है। और कमेंट ABCD नहीं चलेगा, बल्कि आपने उसके बारे में, तो मैं आपके लिए 10 प्रश्न सोचता हूं, सर्च करता हूं, तो आप भी कम से कम एक प्रश्न आप लोग अपने लिए सर्च करिएगा। रिसर्च थोड़ा तो आपने सर्च करना चाहिए ना अपने लिए, उसके बारे में आपने कमेंट करके बताना है। अब कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने ये पुस्तक लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है शकूर राथेर ने। शकूर राथेर ने बड़े शानदार
दो बड़े ही शानदार जवाब आया आपके। सबसे पहले है अमित बघेल, शायद उनका ये पहला ही कमेंट है और पहले ही कमेंट को हमने दर्शा दिया है स्क्रीन पे कि लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली भारतीय प्रेस ट्रस्ट पीटीआई के पत्रकार शकूर राठेर ने पहली पुस्तक है, ये उनकी पहली पुस्तक। उसके बाद आज दोबारा से इतना शानदार जवाब दिया है धीरज दुबे ने एक और शानदार जवाब दिया है आज, क्योंकि कल भी उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित, किसने प्रकाशित करी है? स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित पुस्तक कश्मीर के प्राचीन अतीत, वर्तमान और हमेशा उसके भविष्य के बारे में बात करता है। एक नया उपन्यास कश्मीरी घाटी में कई प्रेम कहानियों के माध्यम से रोजमर्रा की जिंदगी और भावनाओं के बारे में एक अंदरूनी सूत्र प्राप्त करता है। ये तो उन्होंने कहीं से लिया होगा। उसके बाद में देखिएगा कि लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार शकूर राठेर की पहली पुस्तक है, स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित करी जाएगी और कश्मीर के अतीत। बहुत शानदार बात कि इस पुस्तक में क्या है, जो ऊपर लिखा है वो इशारा तो है कि वे किसके बारे में बताती है, ये सारी की सारी कश्मीर के प्राचीन, वर्तमान और आने वाले भविष्य पे चर्चा करती है। बहुत शानदार जवाब दिया है। उसके बाद भी लिखा है कि कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक और राजनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरण के मुद्दे भी शामिल है, इसके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। बड़ी शानदार बात कही कि जहां कहीं भी वादियों का वर्णन किया जाता है, जहां कहीं भी सुंदरता का वर्णन किया जाता है, तो कश्मीर की घाटियों का वर्णन जो है वो सदैव किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है कि ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके एग्जाम में पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न, दो प्रश्न आते हैं। आज का एक पुरस्कार का प्रश्न है कि ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया है यहां पर आप लोग देखिएगा कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा यह पुरस्कार उसे सम्मानित किया गया है। इस अब बात करते हैं, आगे देखिएगा कि इसे अपनी विकास संबंधी भूमिका के लिए पुरस्कृत किया गया। ये जो लिमिटेड है, ये एजेंसी है, इसे अपने विकास से संबंधित भूमिकाओं के लिए कि किस प्रकार से उन्होंने विकास किया है, किस प्रकार से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में देखिएगा कि ये जो पुरस्कार है ये भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में एक प्रश्न और देख लीजिएगा कि आईआरईडीए मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि आपके एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाती है। अब देखिएगा इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1987 में, 11 मार्च 1987 में इसकी स्थापना करी गई थी। और एक प्रश्न और देख लीजिएगा कि भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी के द्वारा दिया गया है, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो अब देखिएगा कि ये भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, संघ नहीं बल्कि संघ है, ये एक ऐसा संघ है। उसके बाद में देखिएगा कि यह कोलकाता में स्थित है। स्थापना कहां पर? 1925 में हुई थी। स्थित कहां पे? कोलकाता में स्थित है। और उस समय इसे क्या कहा गया था? एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट, यानी कि जो आपका वर्तमान में आईसीसी है, आईसीसी मतलब इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स है, इसकी जब 1950 से 25 में स्थापना करी गई थी कलकत्ता में, तो उस समय इसका नाम क्या था? एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट, ये उसका नाम था, लेकिन उसके बाद में नाम परिवर्तन करके इसका आईसीसी रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 7, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि किस राज्य ने एम्बुलेंस की खरीद में सब्सिडी देने की घोषणा की? भाई कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है। कोरोना वायरस फैलने के कारण सरकारों ने यह घोषणा कर दी है कि जहां भी एम्बुलेंस अगर हमारे राज्य में खरीदी जाएगी तो उस एम्बुलेंस पर क्या दिया जाएगा? उस पर सब्सिडी दी जाएगी, उस एम्बुलेंस की खरीद पर कुछ छूट दी जाएगी। तो ये कौन से राज्य ने करी है? ये घोषणा करी है बिहार ने। मतलब कि बिहार राज्य में ये घोषणा करी गई है कि यहां से अगर आप एम्बुलेंस खरीदोगे तो आपको कुछ सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ी और बातें। देखिएगा ये बिहार में घोषणा करी गई किसके द्वारा? तो बिहार राज्य परिवहन विभाग।
बिहार राज्य परिवहन विभाग के द्वारा घोषणा करी गई है। उसके बाद में ये जो गैस सब्सिडी है ये 1068 एम्बुलेंस की खरीद पर प्रदान की जाएगी, जिसमें से राज्य सरकार जो है वो 21 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी। 21 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन अब देखिएगा, अब एक प्रश्न और भी, कि केवल इतनी सी जानकारियों से तो प्रश्न खत्म होने वाला नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बिहार राज्य की कुछ और भी योजनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले ये करंट की योजनाएं हैं, पिछले जो हाल ही में शुरू करी गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण, ये कि जितने भी विकलांग या दिव्यांग है उन सभी दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए योजना शुरू करी गई, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विकलांग या दिव्यांग सशक्तिकरण योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जो वृद्ध व्यक्ति है उनके लिए पेंशन योजना शुरू करी गई। विधवा पेंशन के जो राज्य में विधवा महिलाएं हैं उनको पेंशन देने की योजना शुरू करी गई। जो दिव्यांग विकलांग है उनको पेंशन देने की योजना शुरू करी गई। राज्य फसल सहायता बीमा, ये किसानों के लिए कि जो फसल है उससे संबंधित सहायता बीमा योजना भी जो है वो बिहार राज्य में शुरू करी गई है। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, ये बिहार की कुछ और योजनाएं मैंने आपके सामने रखी है। प्रश्न नंबर 8, कि किस राज्य ने जो शमशान कार्यकर्ता है इससे पहले उनको फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित किया। मैंने आपसे एक बात बताई थी, ओडिशा राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन घोषित कर दिया। उससे पहले दिल्ली ने फ्रंटलाइन घोषित कर दिया। अब एक नई पहल है कि जो शमशान में जो कार्यकर्ता है कि जो कोविड-19 से मृत लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं उन सभी शमशान कार्यकर्ताओं को फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित करने की योजना बना दी, घोषित कर दिया गया। तो किसके द्वारा घोषित किया गया, कौन से राज्य के द्वारा घोषित किया गया? तो यहां से देख लीजिएगा, बी यानी कि गुजरात राज्य ने ये घोषणा कर दी है कि भाई जितने भी राज्य में शमशान कार्यकर्ता है, कर्मचारी है, उन सभी को फ्रंट लाइन, जैसे कि डॉक्टर्स है, सफाई कर्मचारी है, पत्रकार हैं, इसी प्रकार ये फ्रंट लाइनर है। अब पुलिस वाले हैं, फ्रंट लाइनर है। इन्हीं की तरह ही अब जो शमशान कार्यकर्ता है वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी गुजरात राज्य में फ्रंट लाइन कार्यकर्ता या वॉरियर्स कहलाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि किसी शमशान कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 25 लाख रुपए, उसके परिवार वालों को 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और ये योजना कब से लागू मानी जाती है? बेशक घोषणा अब करी गई हो, लेकिन ये योजना जो है वो 1 अप्रैल से ही ये योजना लागू मानी जाती है। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि 1 अप्रैल से ही ये लागू कर दी है। अब इंपॉर्टेंट जानकारियां गुजरात के बारे में। क्या स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी, जिसकी राजधानी कहां है? इसकी राजधानी है गांधीनगर। जिले कितने हैं? 33। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीट 26। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप संविधान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो आपको सारे राज्यसभा लोकसभा की सीटें आपको याद रखनी पड़ती है संविधान के में, या फिर आपके जीएस में आपको ये सब रटना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पे है कि अफ्रीकी गणराज्य में भारत के राजदूत कौन बने? अफ्रीकी गणराज्य जो है वहां पर भारत के राजदूत एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देख लीजिएगा कि रामकरण वर्मा जो है वे अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर बने हैं। तो ये जानकारी आपको मिली। अब देख लीजिएगा, अब देखिएगा कि बाकी 4 ऑप्शन क्या है। रेखा मेनन जो है वो नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन है। पहली महिला चेयरपर्सन किसकी? वे बनी है रेखा मेनन की। उसके बाद रेखा मेनन जो है वे नेस्कॉम की। उसके बाद में देख लीजिएगा कि टीवी सोमनाथन कौन है? वे वित्त सचिव हैं। और उसके बाद में गुयेन जुआन फुक, इनके बारे में तो मैंने वियतनाम से संबंधित जब प्रश्न बताया था तो आपको बताया होगा कि वे वियतनाम के कौन है? राष्ट्रपति। तो ये तो 4 ऑप्शन की जानकारी हमें मिली। अब इस प्रश्न की जानकारी देखिएगा। इस प्रश्न की जानकारी में बात करेंगे, रामकरण वर्मा जो है वे 1987 बैच के IFS भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले किस पद पर थे? तो इससे पहले वे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में क्या थे? राजदूत थे, लेकिन अब उन्हें बना दिया गया अफ्रीकी गणराज्य में। उसके बाद
उन्होंने विदेश मंत्रालय में मध्य यूरोप के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। तो ये जानकारी आपको यहां से। अब आज का आखिरी प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न क्या है कि बिना आईडी कार्ड, बिना आइडेंटिटी प्रूफ के भी, बिना किसी के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड हो, उनको भी कोरोना वायरस टीकाकरण करने की अनुमति देने वाला पहला राज्य कौन सा? देखिएगा, अगर आपको कोरोना वायरस का टीका लगवाना है तो आपके पास आपका कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए। लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ये घोषणा कर दी कि बिना आईडी प्रूफ के भी, बिना आइडेंटिटी कार्ड के या बिना आईडी प्रूफ के भी आपको कोरोना वायरस का टीका लगाया जा सकता है? तो कौन सा ऐसा राज्य? देखिएगा, कौन सा ऐसा राज्य कौन सा है? ओडिशा। ऐसा राज्य कौन सा है? ओडिशा है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ी जानकारी और। देखिएगा, केरल के बारे में बात करेंगे। पहले की बात हो रही है पहले की। तो पहला राज्य जो कि कोरोना वायरस का टीकाकरण देने वाला ओडिशा बना। केरल राज्य ने क्या किया था कि पूर्ण बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन सा था? पूर्ण बैंकिंग वाला राज्य कौन सा था? केरल था। कब बना था? ये बना था 2011 में। उसके बाद में देखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो है वे वेब आधारित कोर्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो बना था वो कौन सा बना था? अरुणाचल प्रदेश। हरियाणा कौन है कि गो संरक्षण, गाय का संरक्षण प्रदान करने वाला जो कानून बनाया था वो कौन से राज्य ने बनाया था? सबसे पहले हरियाणा ने बताया। तो 4 प्रश्न आपको मिलते हैं जो कि पहले राज्य है हिंदुस्तान में। 4 जानकारियां मिली। अब इस प्रश्न पे आओ। अब इस प्रश्न की बात करते हैं कि यह पहल जो है ये केवल और केवल अति संवेदनशील, सभी लोगों के लिए नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के लिए कर दी, बल्कि जो अति संवेदनशील है, जो अधिक बीमारी से ग्रसित है, उनका फ्री में बिना आईडी के भी उनको कोरोना वायरस का टीकाकरण दिया जा सकता है। ये घोषणा करी गई है ओडिशा राज्य के द्वारा, ओडिशा सरकार के द्वारा या ओडिशा राज्य के द्वारा। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स की सीरीज सही लग रही है, अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। तो पसंद आ रही है तो दोस्तों तक शेयर करिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। पीडीएफ के लिए मैंने बता रखा है, तो आप लोगों के लिए सारे के सारे सुविधाएं सोशल मीडिया ऐप है जो कि आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इन सब का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।